उत्तर प्रदेश का व्यापक भौगोलिक क्षेत्र स्वयं में विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं को समाये हुए हैं, जिनसे विभिन्न स्थान और शहर संबंधित हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनकी विशेषताओं को भी जानेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस खंड से किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यह जो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, यह प्रश्न पहले ही आयोग पूछ चुका है वर्ष 2019 के परीक्षा में। यह जो प्रश्न था, यह प्रश्न पत्र 1 में पूछा गया था और आयोग की मांग यह थी कि यदि आप चाहते हैं कि आपको 8 अंक दिए जाएं तो आपको इसका जो उत्तर है यह 125 शब्दों में लिखना होगा। तो प्रश्न यहां पर यह कह रहा है कि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। कोई खास बात नहीं अलग से पूछी है, सिर्फ सीधी लाइन में आपसे प्राचीन काल में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व की बात करने को कहा है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, जो किसी भी सांस्कृतिक स्थल से संबंधित हो सकता है, चाहे वह वाराणसी हो या फिर वह अयोध्या हो या फिर झांसी हो या आगरा हो या फिर प्रयागराज ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसी क्रम में चलते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। इसी क्रम में उन्हें जानना समझना शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सांस्कृतिक स्थल जो आगरा है। तो आगरा अपने आप में डाइवर्स कल्चर समाये हुए है। इसका विकास मुख्य रूप से अगर हम समझे तो पता लगता है कि मुगल काल में हुआ था। तो जब हम समझते हैं मुगल काल को, तो हमें यह भी पता लगता है कि इस दौरान यहाँ पर भव्य इमारतों को बनाया गया। कौन थी वो इमारतें हैं, कैसी इमारतें हैं, तो हम जानते हैं उसके बारे में। तो पता लगता है कि यहाँ पे ताजमहल बनवाया गया था, लाल किला बनवाया गया था, फतेहपुरी सीकरी नाम का एक नया शहर बसाया गया था। इसके साथ ही कुछ अलग अलग स्थल भी थे। तो क्या क्या बात बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा और अतमादुद्दौला का मकबरा देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर एक दयाल बाग भी है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ताजमहल से आप जर्नली परिचित है, लाल किला हम देखते ही रहते हैं, अकबर का मकबरा हम जानते हैं कि क्यों बनाया गया था। यहाँ पे एक खास बात आपको मैं यह बता देता हूँ कि अतमादुद्दौला का मकबरा अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। जैसे कि हम लोग ताजमहल को एक विशेष इमारत मानते हैं, अतमादुद्दौला भी विशेष है। क्यों? क्योंकि इसके सांस्कृतिक पहलू खास है। यदि हम समझते हैं तो पता लगता है कि यह पहली ऐसी इमारत थी जिसमें पितरा तकनीक का प्रयोग किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही वास्तुकला में पढ़ा चुका हूं, जिस समय मैंने आपको इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित सभी बातें बताई थी। इसी क्रम में हम आगे जानते हैं तो हमें पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में आगरा का जो सांस्कृतिक महत्व है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि यूनेस्को भी इसको स्वीकारने से पीछे नहीं हट पाया। और यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के लाल किले को, ताजमहल को और फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर रखा है। तो कब कब शामिल किया गया था? लाल किले को 1983 में, ताजमहल को 1983 में और फतेहपुर सीकरी को 1986 में इस सूची में स्थान दिया गया था। इसी क्रम में हमें आगे यह भी पता लगता है कि जो ताजमहल है अपने आप में विशेष है, इसलिए इसको दुनिया के 7 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर हम जानते हैं आगे, तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक स्थान ऐसा है जो उसको मुसम्मन बुर्ज कहा जाता है। यह कहाँ पर है? यह लाल किले में स्थित है। अब मुसम्मन बुर्ज खास क्यों है? तो पता लगता है कि यह एक प्रकार की कोठरी हुआ करती थी, या कक्ष इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन यह विशेष इसीलिए है क्योंकि जीवन के अंतिम समय में शाहजहां को यहाँ पर कैद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। तो इस प्रकार जब आपको राजत्व चाहिए होगा तो आप संबंधों की परवाह नहीं करेंगे। ठीक, तो इसी क्रम में क्या होता है कि शाहजहां को उसके जीवन के अंतिम समय में यहाँ कैद कर दिया गया था। हालांकि आगरा में यह देखने को मिलता है कि जो लाल किला है और ताजमहल है बहुत ही निकट है आपस में। ठीक है ना, ताजमहल के जस्ट पीछे यमुना नदी के तट पर ताजमहल बनाया गया था। तो वहां पे जब ये कोठरी में बनता तो अपने जीवन के अंतिम समय में ये किसको देखता था? ताजमहल को देखता था, निहारता रहता था और अपनी बेगम को याद करता था। ठीक, आगे हम समझते हैं यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि फतेहपुर सीकरी जो है एक यहाँ पर एक दुर्ग महल बना हुआ है। ठीक है, हालांकि यह आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। इसके अंदर अनेक इमारतें बनवाई गई हैं जो अलग अलग शैलियों से संबंधित है। यहाँ की जो मुख्य इमारतें हैं वह बुलंद दरवाजा, जोधा महल, पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से हटते हैं, फतेहपुर सीकरी के बाद आगरा के निकट ही एक स्थान है जिसको सिकंदरा कहा जाता है। तो यहाँ पर अकबर का मकबरा बनाया गया है। हालांकि इसकी खास बात यह है कि इसको पिरामिड शैली के तहत बनाया गया है, उसका आकार दिया गया है। ठीक, तो इसकी जो योजना थी वह बनाई तो स्वयं अकबर ने थी, लेकिन इसको बनवाया किसने था? तो पता लगता है कि जहांगीर ने इसको बनवाने का कार्य किया था। ठीक है, हालांकि पता लग रहा है यहाँ पर कि अकबर ने स्वयं अपने मकबरे की योजना पूरी तैयार करी थी। उसने चाहा था कि मेरा मकबरा इस प्रकार से हो। ये जो शैली है, पिरामिड शैली, हमें पता लगती है कहाँ की है? इजिप्ट की है। तो वह चाह रहा था कि एक अलग रूप दिया जाए मेरे मकबरे को। ठीक है, जिसको जो इसकी जो कार्य था वह जहांगीर ने पूरा किया था। ठीक है, यहाँ हम लोग को देखने को अतमादुद्दौला के मकबरे की कुछ खास बातें लिखी हुई हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे स्थल पे जो लखनऊ है। लखनऊ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन और किन मामलों में यह खास है तो पता लगता है कि यहाँ की जो खास इमारतें हैं वह अवध के नवाबों के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, और यहाँ की जो महत्वपूर्ण इमारतें उनमें बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और आसिफी मस्जिद, इसके अलावा दौलत खाना, बीबियापुर, कोठी रेजिडेंसी और चौक बाजार महत्वपूर्ण जगह है जिनको अमूमन लोग जाते हैं तो देखना पसंद करते हैं। ठीक है, जो तस्वीर आप लोग के सामने है यह यहाँ का प्रसिद्ध रूमी दरवाजा है। तो यहाँ पे कला का एक विशेष प्रदर्शन किया गया था अवध के नवाबों के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि यहाँ पर गाजी उद्दीन हैदर द्वारा बनवाई गई शाह नजफ मोती महल भी है। ठीक है, और साथ साथ में सादत अली का मकबरा भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है और खुर्शीद आजादी भी देखने को मिलती है। तो यह सभी वह स्थल हैं जहाँ पर लोग जाना और इन्हें देखना पसंद करते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर यह पता लग रहा है कि हुसैनाबाद की जो इमारतें हैं उनमें छोटा इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद और बारादरी खास है अपने आप में। ठीक है, तो यह सभी महत्वपूर्ण स्थल है। आप लोग को क्या करना है, जैसे मैं आपको यह स्थल बता रहा हूं जल्दी से अपना एक पेज लेके बैठ जाइए, वहां पे लिख लीजिए लखनऊ और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्थल वहां पर है उन सभी को नोट डाउन कर लीजिए बुलेट फॉर्म में। तो थोड़ा सा जब आप रिवाइज करेंगे चीजें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आगे हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि एक 76 मंजिल नाम की जगह भी यहाँ पर है जिसको नसीरुद्दीन हैदर के द्वारा बनाया गया था, जो भी कला का एक विशेष प्रदर्शन करती है। ठीक है, हालांकि यह सभी बातें तो वो थी जो नवाबों या राजाओं के द्वारा की गई थी, लेकिन इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं लखनऊ की तो पता लगता है कि 1857 का एक विशेष साक्षी था उस समय यह, और इसने देखा था किस प्रकार से भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का प्रयास किया था, लेकिन इनके विद्रोह को बाद में दबा दिया गया था अपनी नीतियों के द्वारा और दमन के द्वारा। ठीक है, तो इसी कारण क्या किया गया, सरकार चाही कि इन जो स्मृतियां हैं इनको अमर रखा जाए। इसी वजह से यहाँ पर कुछ अलग इमारतें बनवाई गई जिसमें 1857 मेमोरियल संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय, प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम और समझे नवीन इमारतों के बारे में तो हमें यह भी पता लगता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, जनेश वन मिश्र पार्क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, डॉक्टर काशीराम स्मारक स्थल और बौद्ध विहार शांतिवन यहाँ पे बनाए गए हैं जो अभी नए स्थलों के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। इतनी बात समझ गए आप लोग। तो यह महत्वपूर्ण बात किससे संबंधित थी, लखनऊ से संबंधित थी। अब लखनऊ के बाद जरा चलते हैं हम लोग प्रयागराज की तरफ। एक महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो क्या बताते हैं कि ये इसकी जो विशेषता है यह मुख्य रूप से धार्मिक है, यानी कि हम सभी लोग अगर समझे तो हिंदू धर्म के मामले में पता लगता है कि यहाँ पर इसको संगम का क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियां इसी क्षेत्र पर आगे मिलती है। तो प्रयागराज का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी के साथ हम लोग यह भी जानते हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय वो भी यहीं स्थित है। साथ ही अकबर ने एक किला बनवाया था जो हमने वास्तुकला में पढ़ा था, वह भी इसी संगम के निकट स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक खास बात हमें पता लग गई है कि भी इसका धार्मिक महत्व है। तो जो यहाँ कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने मेले वाले वीडियो में पढ़ाई थी और बताया था आपको कि 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। जो महाकुंभ लगता है वो 144 वर्षों में लगता है। साथ ही हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। हालांकि एक खास मेला प्रयागराज का माघ मेला भी है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और माघ मेला और कुंभ मेला चाहे वह अर्ध हो, महा हो या कुंभ हो, वह एक साथ ही आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार धार्मिक पहलू इसके अपने आप में बहुत अधिक विशेष है। इसके अलावा अगर हम समझे तो यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको त्रिवेणी संगम, भारद्वाज आश्रम, नाग वासुकी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, अलोपी देवी मंदिर, दुर्वासा आश्रम, ललिता देवी इत्यादि इत्यादि अलग अलग शक्तिपीठ, अलग अलग मंदिर हमें यहाँ प्रयागराज में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि यहाँ पर लाक्षागृह भी आपको देखने को मिलेगा। लाक्षागृह महाभारत से संबंधित है, जब कौरवों ने कोशिश की थी कि पांडवों को मरवा दिया जाए कक्ष के अंदर ही, ताकि वह आगे राजपाट की मांग न कर सके, किंतु वे अंडरग्राउंड होकर वहां से बचकर निकल गए थे। बात क्लियर है? तो यह भी हमें यहीं देखने को मिलता है। साथ ही हमें यह पता लगता है कि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक विशेष है। जैसे कि यहाँ पर पता लगता है कि एक किला जो अकबर ने बनवाया था, जिसके बारे में बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, किले जो है यह अकबर द्वारा बनवाया गया है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर अशोक स्तंभ स्थापित है। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही कम किले हैं जहां पर हमें अशोक स्तंभ या कोई और विशेषता देखने को मिलेगी। तो आगरे के किले की यह विशेषता आप लोग यदि अपने आंसर में नोट डाउन कर देना तो आपको एग्जामिनर अच्छे अंक देगा।
ठीक, तो ये जो बातें हैं आप लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं यहाँ पे हर जगह बताता हूँ ताकि आप अच्छे से मेंस रेडी हो सकें और अपने आंसर्स को अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो किले के अंदर क्या है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, और साथ साथ पता लगता है कि जो अशोक स्तंभ है उस पे समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य स्थल जैसे कि सरस्वती कूप, पातालपुरी मंदिर और अक्षयवट दुर्ग के अंदर अन्य आकर्षण भी बने हुए हैं, जैसे कि जहांगीर का एक शहजादा था जिसका नाम क्या था, खुसरो था, तो उसी के नाम पे यहाँ पे खुसरो बाग बना हुआ है जिसमें उसी का मकबरा बना हुआ है। इसी स्थान पर अगर हम देखें तो कुछ नई और महत्वपूर्ण चीजें भी यहाँ बनाई जा रही हैं, नए स्थान विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें आनंद भवन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसको अल्फ्रेड पार्क पहले कहा जाता था लेकिन बाद में इसको आजाद चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम दे दिया गया है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय पार्क और उच्च न्यायालय की बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, यह सभी चीजें भी यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो औपनिवेशिक भारत से संबंधित है। इतनी बात क्लियर है तो प्रयागराज का जो भी महत्व है, चाहे वह धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, और इस प्रकार से कालानुक्रम में अलग अलग राजाओं के समय या औपनिवेशिक काल में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ इसका, ये बातें आप लोग को मैंने यहाँ बताई है। चलते हैं अलग एक और नए स्थल की ओर जो वाराणसी है। हम सभी जानते हैं कि वाराणसी का विशेष धार्मिक महत्व है उत्तर प्रदेश में। क्यों है? तो यहाँ पता लगता है कि यह एक पवित्र नगर है। यहाँ पर भव्य गंगा घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ इसके निकट ही स्थित है। इसके अलावा रामनगर का किला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये यहाँ के प्रमुख स्थान है जहाँ पर लोग जनरली जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि बहुत सारे अलग अलग अनेकों अनेक मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्योंकि यह एक पवित्र और प्राचीन धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो उसी की यह तस्वीर है और बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, केवल देश में ही नहीं विदेश में ही। साथ ही हमें यहाँ पर यह पता लग रहा है कि यहाँ के बहुत सारे अलग अलग घाट हैं जो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र और अहिल्याबाई घाट। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण घाट हैं। लेकिन हम लोग जनरली देखते हैं कि वाराणसी को हिंदू धर्म से संबंधित माना जाता है और जनरली लोग इसको हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद इसकी एक खास विशेषता यह है कि वाराणसी का जो क्षेत्र है यह जैन धर्म में भी मुख्य विशेषता रखता है। इसकी मुख्य अहमियत है वहां भी। क्यों है इसकी खास अहमियत? तो पता लगता है कि जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया था। उनका जन्म वाराणसी की ही पवित्र भूमि पे हुआ था। तो क्या पता लगता है कौन कौन से थे वो 4 जैन तीर्थंकर? तो यहाँ पता लगता है कि उनका नाम है सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, श्रेयांशनाथ और पार्श्वनाथ। ये कौन से हैं? तो यह 7वें तीर्थंकर है, ये 8वें तीर्थंकर है, ये 11वें तीर्थंकर है और ये 13वें तीर्थंकर है। तो यह सभी बातें आप लोग को नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, तो ये सभी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो किस किस तीर्थंकर ने यहाँ जन्म लिया, जनरली ये प्रीलिम्स में आपसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल जो सारनाथ है उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक, बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का कल्चर बहुत डाइवर्स है, तो आपको सभी धर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उनकी जो भी स्थल हैं, जो विशेषताएं हैं, जो मंदिर हैं, चाहे स्तूप है, सब यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारनाथ बौद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जगह है डियर पार्क। तो बताते हैं कि ये जो स्थान है माना जाता है कि यहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और साथ ही साथ यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो स्थान है यहाँ पर अलग अलग स्तूप हमें देखने को मिलते हैं जो हमने बौद्ध वास्तुकला में शुरुआत में ही पढ़े थे। ठीक, तो वही बातें थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं स्तूपों की तो 3 प्रमुख स्तंभ यहाँ पर है। कौन कौन से हैं? उनका नाम है चौखंडी, धमेक और धर्मराजी का। इसके अलावा पता लगता है कि अशोक निर्मित सिंह शीर्ष भी यहाँ पे मिला है और साथ साथ थाई मंदिर और तिब्बती मंदिर भी यहीं पे देखा जाता है। जनरली लोग इन्हीं जगह पे जाना आना पसंद करते हैं। तो प्रमुख बौद्ध स्थल है, तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के समय यहाँ पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक प्रकार से यहाँ पे मेला लगता है जिसको बौद्ध मेले के नाम से जाना जाता है। और साथ साथ ही यहाँ बता रहे हैं कि सारनाथ को भगवान श्रेयांशनाथ की जन्मस्थली के रूप में भी जानते हैं लोग। तो यह एक विशेष आस्था है लोगों की, यहाँ पर इन कार्य के लिए भी आते हैं। बात क्लियर है? तो सारनाथ का उत्तर प्रदेश में और बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है, जो सभी बातें आप लोग को पता होना जरूरी है। इसके बाद अगला जो स्थान है वह मथुरा है। हम सभी जानते हैं मथुरा कहाँ पर है? ब्रज भूमि पर है और ब्रज की जो भूमि है यह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो इसी क्रम में इससे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इसको सप्तपुरियों में से, यानी कि जो पवित्र 7 स्थान है
भगवानों से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तीर्थ है, उनमें भी इसको स्थान दिया गया है। अब यहाँ पे बात समझ रहे हैं कि अगर ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? मंदिर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। इसके अलावा जन्माष्टमी पे यहाँ पे मेले लगते हैं और वर्ष भर विशेष पर्यटन महत्व रहता है इस क्षेत्र का, धार्मिक महत्व रहता है इस क्षेत्र का। तो इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आना जाना पसंद करते हैं और यहाँ के मंदिरों के दर्शन करते हैं। ठीक है, तो मंदिरों की बात करें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि, केशव देव मंदिर, दाऊजी मंदिर, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और साथ साथ वृंदावन, चंद्रोदय मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बिरला मंदिर, विश्राम मंदिर इत्यादि इत्यादि यहाँ पर स्थलीय सभी हैं जो देखने को मिलते हैं। इसके आसपास यहाँ पर बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन संबंधित है, जिनकी अगर हम बात करें पता लगता है कि यहाँ पर वृंदावन आप जा सकते हैं, नंदगांव जा सकते हैं, गोवर्धन जा सकते हैं, बरसाना जा सकते हैं और दाऊजी, मथुरा के सभी प्रमुख पवित्र क्षेत्र हैं। यह सभी इसके प्रमुख पवित्र क्षेत्र हैं। बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो बता रहे हैं कि फिलहाल जो मथुरा का महत्व है और पर्यटन के रूप में जिस प्रकार से यह विकसित हुआ है, तो भारत सरकार अब इसका और ज्यादा विकास करना चाहती है और इस पर विशेष ध्यान दे रही है। तो भारत सरकार ने क्या किया, मथुरा को अपनी हृदय योजना में शामिल कर लिया है। ठीक है, अब हृदय योजना में शामिल किया तो मतलब क्या इसका कि अब इसको एक विरासत स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और सभी जो भी चीजें होनी चाहिए और इसके परिसर को एक अच्छा रूप दिया जाएगा। तो जब इसका परिसर और भी अच्छा हो जाएगा तो यहाँ के जो यात्री आते हैं, जो भी आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, सभी श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं यहाँ पर मिला करेंगी। बात इतनी क्लियर है। चलिए आगे क्या बता रहे हैं, तो आगे पता लग रहा है हमें एक और पवित्र स्थल अयोध्या के बारे में। भगवान श्री राम की जन्मस्थली है यह क्षेत्र। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर अलग अलग मंदिर हमें देखने को मिलेंगे। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही यह भी बताते हैं कि जैन धर्म में भी स्थान का विशेष महत्व है। जिस प्रकार से वाराणसी का महत्व था वैसे ही अयोध्या का महत्व है और बताते हैं कि जो 5 जैन तीर्थंकर थे उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया था। और साथ ही अयोध्या में एक प्रसिद्ध जैन श्वेतांबर मंदिर है जहां लोग जाना आना पसंद करते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं ना कि भव्य राम मंदिर को फिलहाल तैयार किया जा रहा है इसी जगह पर ही। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अवध के जो नवाब था शुजाउद्दौला का मकबरा यहीं देखने को मिलता है, गुलाम बाड़ी भी यहीं पर ही स्थित है। और बताते हैं कि ये जो गुलाम बाड़ी है, यह जो स्थान है, ठीक है, शुजाउद्दौला का मकबरा, तो इससे संबंधित हमें यह बात पता लगती है कि शुजाउद्दौला का मकबरा पूरे के पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मकबरा है जहां पर अशोक स्तंभ स्थापित है। ठीक है, किसी भी मकबरे में नहीं था। हमने पीछे पढ़ा कि किले में तो था, लेकिन शुजाउद्दौला का मकबरा खास है क्योंकि यहाँ पर अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में और इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आगे यहाँ पर हमें यह भी पता लग रहा है कि यहाँ पर बहू बेगम का मकबरा भी स्थित है, जिसका जो निर्माण था यह शुजाउद्दौला ने ही करवाया था। ठीक है, तो बहू बेगम का जो मकबरा है उसको शुजाउद्दौला ने बनवाया और शुजाउद्दौला का जो मकबरा है वहां पर अशोक स्तंभ स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आजकल एक परंपरा बन गई है, हर वर्ष दीपावली के अवसर पर राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है और सरयू के निकट बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें यह पता लग रहा है कि जो सरयू नदी है इसके निकट 251 मीटर की ऊंचाई पर इतनी ऊंची एक भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, उनकी एक मूर्ति बनाई जा रही है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन करना जरूरी है। तो सरयू नदी के जो निकट पे यह जो मूर्ति बनाई जा रही है इसके बारे में बता रहे हैं कि अभी ये तैयार हो रही है, लेकिन जब ये बन जाएगी तो यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी। बात क्लियर है आप लोग को ये? तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, और ये जो मूर्ति रहेगी बताते हैं कि इस मूर्ति को 50 मीटर का एक आधार देके बनाया जाएगा। यानी कि समझ रहे हैं आप, एक तो पहले मूर्ति की जो ऊंचाई है वो खास है अपने आप में और इसका जो आधार है वह 50 मीटर का है। तो इस आधार को इतना बड़ा क्यों बनाया गया है, तो इससे संबंधित बातों में हमें पता लगता है कि यह जो आधार है यह आधार मुख्य रूप से एक संग्रहालय का कार्य करेगा और यहाँ पर भगवान विष्णु के जो अलग अलग अवतार हैं उनसे संबंधित जो भी प्रतिमाएं हैं, जो भी महत्व
महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी को यहाँ पर शामिल किया जाएगा और इसको एक संग्रहालय का रूप दिया जाएगा। इसी क्रम में हमें यह भी पता लगता है कि भाई जिस प्रकार से यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है और अन्य स्थल विकसित हो रहे हैं, तो अब अयोध्या एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बन जाएगा, जिसके बाद यह उत्तर प्रदेश की जीडीपी में और साथ ही यहाँ के नागरिकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और राज्य को आर्थिक विकास प्रदान करेगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है, तो चलते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ बातें सोनभद्र से जुड़ी हुई। सोनभद्र के बारे में बहुत पढ़ा है आपको मैंने, और आपको बताया था कि यह उत्तर प्रदेश का एक खास जिला है। क्यों? क्योंकि यह इसके दक्षिणतम जिले में होता है। ठीक है, अब जब इसका दक्षिणतम जिला है तो इसलिए अपने आप में बहुत खास है, साथ ही साथ अकेला ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। यह सभी बातें आप लोग को मैंने ऑलरेडी शुरुआत में ही बता दी थी। यदि आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं ली है तो जाके एक बार वो वीडियो देख ले। हमें यहाँ पर क्या पता लगता है कि यह प्राकृतिक प्रेमियों के लिए विशेष क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रकृति का बहुत बड़ा भंडार देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखुनिया दरी, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और सालखन जीवाश्म उद्यान जो है यह प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर यह पता लगता है कि एक जगह जिसका नाम बड़ा गांव है, वहां पर क्या है, जीवाश्म उद्यान बनाया गया है जो विशेष है अपना। जनरली हमें जो फॉसिल्स पार्क होते हैं वह देखने को नहीं मिलते, तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि यह सभी जो स्थान है यह खास है। इसका जो पहला जीवाश्म उद्यान है वह सालखन में है और दूसरा जो है वह बड़ा गांव के अंदर है। तो दोनों ही नामों को नोट डाउन कर लीजिए जीवाश्म उद्यान के मामले में। ठीक है, आगे हमें क्या पता लग रहा है कि प्राचीन शैल चित्रों के मामले में भी यह चित्र अपने आप में विशेष है और पता लगता है कि यहाँ पर मध्य पाषाण एवं ताम्र पाषाण युग के जो चित्र हैं वह देखने को मिलते हैं इन गुफाओं में। साथ साथ बताते हैं कि भाई पश्चमुखी शैलाश्रय, कोआखो शैलाश्रय जो चुर्क के समीप है, लिखुनिया शैलाश्रय और लखमा गुफाएं यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। तो जर्नली बता चुके हैं पहले ही कि यहाँ पर आपको शैल चित्र देखने को मिलेंगे, यानी कि गुफाएं होंगी, पत्थर होंगे, उन पे चित्र बने होंगे। तो वह कहाँ कहाँ है वह सभी नाम आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी पता लग रही है कि विजयगढ़ और नौगढ़ में ऐतिहासिक किले बने हुए हैं जो यहाँ के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ के जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है उनमें ज्वालामुखी शक्तिपीठ, शिवद्वार मंदिर और रेणुकेश्वर मंदिर सबसे ज्यादा प्रमुख है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी बात मिर्जापुर की करनी है। मिर्जापुर का उत्तर प्रदेश में महत्व तो है ही विशेष। जनरली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने वेब सीरीज देखी हुई है, हाँ, तो लेकिन अब उससे रिलेट नहीं करना, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, वो जो चीज़ें थी वो सब अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सांस्कृतिक महत्व मिर्ज़ापुर का खास है। क्यों है? क्योंकि भाई यह एक हिंदू तीर्थ स्थल है। अब हिंदू तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विंध्या निवासिनी देवी का मंदिर बना हुआ है और इसकी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यहाँ पर वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं और आस्था से दर्शन करते हैं। तो इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है। यह जो मंदिर है आप लोग की स्क्रीन पर है, मैं आपको यहीं दिखा दे रहा हूँ। आगे हमें इससे संबंधित बातों में पता चलता है कि अष्टभुजा देवी मंदिर, काली खो मंदिर, सीता कुंड, लाल भैरव मंदिर, तारकेश्वर महादेव, महात्रिकोण गुरुद्वारा और रामेश्वर यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं। साथ साथ जो मिर्जापुर का क्षेत्र है वह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर अलग अलग जलप्रपात यानी कि टाड़ा जलप्रपात और विडाम जलप्रपात हमें देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ एक तालाब है जिसे मोती तालाब के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बताते हैं कि मिर्जापुर में ही एक प्रसिद्ध किला है जिसको चुनार का किला कहा जाता है कि यह एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है और लोग जनरली इसको देखना पसंद करते हैं। बताते हैं कि गंगा से लगभग 85 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जो किला है यह स्थापत्य और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। तो जिस प्रकार का ये किला बनाया गया है ये अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक, सभी किले में स्थापत्य होती है लेकिन प्रकृति का हमें कहीं कहीं ही उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये सभी बातें जो थी यह मिर्जापुर से संबंधित है और सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसी क्रम में हमें यह भी पता लग रहा है कि ये जो किला है यह अनेक युद्धों का साक्षी रहा है। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है, जब कोई राजा महाराजा होता है वह अपने लिए किला बनवाता है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो अन्य क्षेत्रों को जीते या कोई इस पर हमला कर देता है तो अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए अपनी प्रजा के लिए हितकारी कार्य करे। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो किले के अंदर है मंदिर बनवाया गया है जिसका नाम है बृथहरि मंदिर। साथ साथ यहाँ एक मंडप है जिसको सोनवा मंडप के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि भाई चुनार की मिट्टी से बनी वस्तुएं बहुत ज्यादा
लोकप्रिय है और लोग इनको खरीदना, देखना और घर में सजावट के लिए प्रयोग करना पसंद करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि जौनपुर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जौनपुर आप लोग को मैंने वास्तुकला में भी पढ़ाया था। तो जौनपुर मुख्य रूप से जौनपुर के शर्की शासकों के समय विकसित हुआ और यहाँ पर अलग अलग इमारतें उसी समय बनाई गई। तो इसका ऐतिहासिक महत्व खास है। तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या देखना है, अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा और जामी मस्जिद, जिससे संबंधित बातें आपको मैंने वास्तुकला वाली जो सेशन था, जो वीडियो थी, उसमें आपको पढ़ा दिया था। फिरोज शाह द्वारा निर्मित शाही किला और अकबर निर्मित शाही पुल पर्यटकों के लिए खास है, यहाँ पे देखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बताते हैं कि एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम शीतला माता चौकिया मंदिर है। तो जनरली लोग वहां भी जाते हैं। आगे हमें यह भी पता लग रहा है कि अब थोड़ी बात झांसी की करनी है। ठीक है, अलग अलग स्थल हैं तो बहुत सारी विशेषताओं को समाये हुए हैं, तो सभी को जानना जरूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्योंकि इन सभी बातों को आपने ब्रीफली ही मेंशन करना है। यदि आपसे पूरा उत्तर प्रदेश पूछ लिया तो जरूरी है कि आप इसके प्रमुख क्षेत्रों की कुछ कुछ विशेषताओं को वहां जरूर लिखें। लेकिन यदि आपसे किसी विशेष क्षेत्र के बारे में पूछा, जैसे कि प्रयागराज पे प्रश्न आ रखा है पहले ही, तो इसी प्रकार वाराणसी, अयोध्या आदि आदि किसी के बारे में पूछता है तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए, जो सभी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि हम झांसी के बारे में क्या जानते हैं कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जनरली उनको पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर एक किला बनवाया गया था। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो महल है वह खास है। वह जब शासन करती थी तो झांसी के किले में बैठा करती थी। तो इसको किसने बनवाया था? वीर सिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। कौन थे ये? ओरछा के राजा थे। तो यह सभी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इतिहास के मामले में। यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि भाई बेतवा नदी पे यहाँ परीक्षाबाद बना हुआ है। जनरली एग्जाम्स में यह पूछा जाता है, प्री में पूछा जा सकता है, तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये जो परीक्षा बांध है यह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए एक विशेष क्षेत्र है। ठीक है, और ये जनरली लोग इसको वाटर स्पोर्ट्स के लिए यानी कि जल पर्यटन के लिए प्रयोग करते हैं और जो भी खेल होते हैं जल वाले उसमें प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब झांसी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा चित्रकूट को। चित्रकूट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम ने क्या किया था, जब वनवास लिया था और वन के लिए निकले थे, तो उन्होंने वनवास का अधिकांश समय जो था वह चित्रकूट में ही बताया था। तो इसलिए यह स्थल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बताते हैं कि यह जो स्थान है यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि अलग अलग महत्वपूर्ण जगह यहाँ पर महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र, जैसे कि गुप्त गोदावरी, कामदगिरी पर्वत, भरतकूप, गणेश बाग, सती अनुसुईया आश्रम, राजापुर, धारकुंडी, जनकी कुंड, राम घाट, भारत मिलाप मंदिर, चित्रकूट जलप्रपात और हनुमान घाट, रुटी का शिला आदि, यह सभी जो स्थल है यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है। हालांकि इसकी एक खास विशेषता यह भी है कि यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसी मामले में यह जो स्थल है चित्रकूट अपने आप में अनेक विशेषताओं को समाये हुए हैं। हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि महोबा भी उत्तर प्रदेश में खास है। क्यों खास है? क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य विशेष है। यहाँ पर अलग अलग झील हैं और अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि मदन सागर झील है, कीर्ति सागर झील है, विनय सागर झील है। तो ये सभी झीलें हैं, इनको अलग से नोट डाउन करना है। फिर मंदिरों को अलग समझना है, जो रोहिल्ला सूर्य मंदिर, मकरबाई मंदिर और इसके अलावा यहाँ पर खखरा मठ भी है। ठीक है, ये लगभग 1000 वर्ष पुराने चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित स्थल है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अलग अलग आकर्षण के केंद्र और भी हैं। तो क्षेत्र बड़ा है और अलग सांस्कृतिक पहलुओं को समाये हुए हैं, इसलिए यहाँ पर मंदिर हैं, मठ हैं और झीलें हैं देखने को हमें मिल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें हमें गोरखपुर के बारे में भी करनी है। मैं आपको पहले भी गोरखपुर की जुड़ी हुई बातें बता चुका हूं, तो वही बातें यहाँ पर शामिल है कि यहाँ पर जो गोरखपुर नगर है यह किस लिए स्थापित किया गया था। यह गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर खिचड़ी मेला आयोजित किया था। मकर संक्रांति के अवसर पर लोग आते हैं और मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं और बड़े भंडारों को आयोजित करते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि नाथ संप्रदाय के यह प्रतिपादक थे। साथ ही गोरखपुर का टेराकोटा का जो काम होता है, टेराकोटा क्या होता है? एक जो खिलौने वगैरह बनते हैं उन सभी चीज़ों संबंधित है, मूर्तियों संबंधित है। तो बताते हैं कि यहाँ पर टेराकोटा का बहुत अधिक काम होता है और इसलिए भी यह जो क्षेत्र है यह बहुत अधिक प्रसिद्ध है।
ठीक है। तो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको लगातार हर क्षेत्र संबंधी बताते चल रहा हूँ, बता रहे हैं कि यहाँ पर एक जगह है जिसको रामगढ़ ताल कहा जाता है। तो किस लिए फेमस है ये? वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस स्थल है अपने आप में, ठीक है। तो इसके साथ ही यहाँ पर हमें यही पता लग रहा है कि यहाँ वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला भी बनाई गई है। क्या होता है ये? तारामंडल होता है। तो महत्वपूर्ण स्थल है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे हमें ये पता लगता है कि साथ-साथ यह जो क्षेत्र है गोरखपुर का, ये किस लिए फेमस है? यह गीता प्रेस गोरखपुर के लिए फेमस है। हाल ही में इसको भाई क्या दिया गया है? गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। हालाँकि इसने धनराशि तो नहीं ली थी, लेकिन पुरस्कार स्वीकार किया था। तो महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किए हैं गीता प्रेस गोरखपुर ने, जिसलिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। चौरी चौरा शहीद स्थल भी यहीं बनाया गया है। इसके अलावा गोरखपुर की एक खास विशेषता यह है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। इस पे जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो इसीलिए इन सभी बातों में भी इसका एक विशेष महत्व है जो आपको पता होनी चाहिए और इनको नोट डाउन कर लेना, ताकि आप इसको जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। साथ साथ हमें देखने को मिलती हैं कुछ बातें जो श्रावस्ती संबंधित है। एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कच्ची कुटी और पक्की कुटी नाम की एक जगह है जो विशेष है बौद्ध धर्म के अंदर। जो कच्ची कुटी है और पक्की कुटी है, बताते हैं कि कच्ची कुटी सुदंत स्तूप यानी कि अनाथ पिंडक से संबंधित है और पक्की कुटी अंगुलीमाल स्तूप से संबंधित है, ठीक है। इनको उत्खनन के दौरान प्राप्त किया गया है। आगे हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य भी श्रावस्ती में ही स्थित है। साथ साथ में यहाँ पर थारू जनजाति के जो लोग हैं वह इस अभ्यारण्य के अंदर रहते हैं। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की एक विशेष जनजाति है जो हम लोग के लिए जरूरी है कि हम लोग इसको पढ़े जाने समझें। जब हम लोग ट्राइब्स वाला सेशन पढ़ेंगे तो उसमें थारू जनजाति से संबंधित जो भी बातें होंगी उन पे खास चर्चा की जाएगी। यहाँ पर हमें यह भी पता लग रहा है कि भाई जो मुख्य रूप से कुछ जैन तीर्थंकर जैसे कि संभवनाथ चंद्र प्रभु, ठीक है, साथ साथ अजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन? मक्खली गोसाल, वे लोग भी श्रावस्ती से ही संबंधित थे। तो अनेक धर्मों के मामले में भी यह क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह बात आप लोग को नोट डाउन रखनी है। आगे क्या पता लग रहा है हमें? कपिल वस्तु के बारे में। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। तो बताते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन के शाक्य गणराज्य की यह राज्य रानी हुआ करती थी उस समय। आगे पता लग रहा है कि भाई जिस समय गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था तो यहीं पे रहा करते थे वो, उन्होंने अपना बचपन यहीं बिताया था। तो बाद में पता लगता है कि यहाँ पर एक पीपर हवा स्तूप बनाया गया था, पीपर हवा नाम की जगह पर, जो वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिले में है, ठीक है। अगर यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो हमें पता लगता है कि पीपर हवा स्तूप और कुछ अन्य बौद्ध स्थल ही हैं जो यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह जो क्षेत्र है मुख्य रूप से मृदभांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन से मृदभांड? उत्तरी काले पॉलिश युक्त ओपदार मृदभांड, ठीक है। इनको जनरली NBPW कहा जाता है। तो इन सभी के लिए यह क्षेत्र फेमस है। हालांकि एक खास बात यहाँ पर यह भी देखने को मिलती है कि खुदाई के दौरान इस स्थान से कुषाण काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए भी इसका ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कुशीनगर के बारे में। भाई यह भी बौद्ध स्थल है। तो बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का यह स्थल है, यानी कि उन्होंने अपना देह त्याग किया था। बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ घूमने जाएंगे तो आपको महापरिनिर्वाण स्तूप, मठ कुंवर, श्रीलंका बौद्ध मंदिर और चीनी बौद्ध मंदिर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि यहाँ पर गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। कितनी बड़ी है? 6.1 मीटर लंबी एक मूर्ति है जिसमें गौतम बुद्ध जो है वो लेटी हुई अवस्था में है, ठीक। तो यह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही बता रहे हैं कि यहाँ परिनिर्वाण जो स्तूप है, महापरिनिर्वाण स्तूप के बगल में उसके निकट ही एक स्तूप और है जिसको रामभर स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध के अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए यह जो स्थान है यह महत्वपूर्ण है अपना में। तो सभी बातें जिस भी स्थान से संबंधित है यह सभी बातें आपने प्रॉपर नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। साथ साथ यही बता रहे हैं कि यह जो स्थान है यह मौर्य, कुषाण और गुप्त काल से भी संबंधित है। तो जिस क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं वह सभी आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दी गई है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। उत्तर प्रदेश के जितने महत्वपूर्ण स्थल थे, मुझे लगता है जनरली हम लोगों ने 15-17 स्थल तो आज डिस्कस कर लिए होंगे, उनके संबंधित सभी बातों को जान समझ लिया होगा। तो हर एक स्थल महत्वपूर्ण था। हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी स्थल बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर को लेकर चल रहे हैं, इसलिए सभी पे बात करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में ठीक से लिख नहीं पाते। तो ज़रूरी था कि जो बहुत ज़्यादा खास अहमियत रखते हैं उन स्थलों पर चर्चा की जाए और उनसे संबंधित बातें आप लोग को बताई जाए, ताकि आप
सांस्कृतिक स्थल के मामले में पूरी तरह से तैयार रहें और एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे फिर मिलेंगे, कुछ नई बातें करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर चर्चा करेंगे और अपने पेपर 5 और पेपर 6 की तैयारी संपन्न करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।